सर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है। डिजेनरेटिव डिजीज़ इन द सेंस जितनी भी जॉइंट्स होती हैं बॉडी में, बड़ी जॉइंट्स, पहले तो जानना होगा कि जॉइंट्स कितने टाइप की होती हैं। स्मॉल जॉइंट्स होती है, लॉन्ग जॉइंट होती है। एंड वेट बियरिंग एरियाज़ में अगर लॉन्ग जॉइंट्स है, बहुत लंबे समय तक अगर कोई आदमी अपना वर्कआउट कर रहा है, हेवी वर्कआउट कर रहा है, या ओबीज़ है, मोटा है, या उसकी बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसकी जो जॉइंट्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या कहती हैं, एक डिजेनरेटिव प्रोसेस में चली जाती है। डिजेनरेशन इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक एज के साथ ये स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ये डिजेनरेशन बहुत फास्ट होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं उनका जो नॉर्मल शेप होता है, या जॉइंट्स में जो बोन्स का जो स्पेसेस होता है वो स्पेसेस रिड्यूस्ड हो जाता है, और दूसरी रही बात, उसमें धीरे धीरे ऑस्टियोफाइट ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। ऑस्टियोफाइट मतलब क्या होता है, धीरे धीरे किनारे पे बोन्स नुकीली होती जाती है। और ऑस्टियोफाइट का मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, फाइट मतलब न्यू ग्रोथ, फाइट मतलब होता है नवजात। तो जो किनारे पे उनकी नुकीली बोन्स आनी शुरू करती है, दिस आर ऑल द मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑस्टियोफाइट, एज वेल एज देयर इज अ डिजेनरेशन। सो दैट इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये दूसरा रूमेटॉइड? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें स्मॉल जॉइंट्स में देखने को मिलती है। स्मॉल जॉइंट्स से बहुत सारे अफेक्शंस आते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को गाउट भी देखने को मिलता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड अर्ली मॉर्निंग स्वेलिंग एंड पेन। जैसे पैर के अंगूठे हो गए, पैर का बड़ा अंगूठा हो गया, इसको कहते हैं ग्रेट टो, या फिंगर जॉइंट्स में अर्ली मॉर्निंग में स्वेलिंग, स्टिफनेस और रेडनेस देखने को मिल रही है। स्वेलिंग मतलब हो गया फूल जाना, स्टिफनेस मतलब होना अकड़ जाना, और रेडनेस मतलब होता है लाल हो जाना। अगर ये देखने को मिलती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, और एक पॉसिबिलिटी होती है आपके गाउट की। गाउट में क्या होता है, मोनोसोडियम यूरेट। यूरेट मतलब होता है इट्स अ सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो ये यूरेट के जो सॉल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, स्मॉल जॉइंट्स में जाके डिपोजिट होना शुरू कर देते हैं, एंड दे हैव गॉट एन इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज। इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज मतलब क्या होता है, द टेंडेंसीज मतलब होता है वो एक प्रकार का सूजन पैदा करना, या एक प्रकार का क्या कहते हैं, उपदाह पैदा करना। मतलब इन्फ्लामेशन एक स्टेज होता है जहाँ पे रूबर, डॉलर, कैलर, पैलर। रूबर मतलब होता है लाल हो जाना, डॉलर मतलब होता है पेन होना, पैलर मतलब होता है पीला हो जाना, एंड फंक्शुलेशन मतलब होता है कि वो धीरे धीरे उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाए। सो इन्फ्लामेशन के क्लासिकल साइंस होते हैं, इसको कहते हैं रूबर, डॉलर, कैलर, पैलर। तो ये साइंस अगर अपीयर करना शुरू करते हैं स्मॉल जॉइंट्स में जो इन्फेक्शंस होती है, और उसमें सॉल्ट डिपॉजिट हो चुका है, तो ये इस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं आपका गाउट। इसमें बहुत सारा सॉल्ट है, मोनोसोडियम यूरेट है, ये यूरेट के क्रिस्टल्स होते हैं। कई लोगों में टॉफाई देखने को मिलती है, कानों के पास एक स्वेलिंग आ जाती है। सो दिस इज द हिस्ट्री एसोसिएटेड विद द हाई राइज ऑफ यूरिक एसिड। नाउ द क्वेश्चंस कम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस is a autoimmune disorder. So autoimmune disorder has no etiological factor. मतलब बहुत सारे एलोपैथी में कहते हैं, या मेडिकल साइंस कहती है, या कोई भी साइंस कहती है कि एग्जैक्ट कॉज इसका मालूम नहीं है। वाई एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन? एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन का मतलब होता है बहुत लंबे समय से अगर कोई एक आदमी स्टेरॉयड ले रहा है, बहुत लंबे समय से उस डिप्रेशन में सफ़र कर रहा है, या बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं जिनका कारण पता नहीं है लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ये पार्ट होता है। इसमें एक स्मॉल जॉइंट्स अफेक्शंस होती हैं, लंबे समय तक रहने के बाद इसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे स्वान मतलब होता है ये स्वान मतलब होता है आपका क्या कहते हैं, बगुला, ठीक है। तो बगुले की जो नेक होती है उस तरह की डिफॉर्मिटी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है एंटी-सीसीपी टेस्ट, जिसको कहते हैं एंटी साइट्रोलिडेड साइक्लिक फॉस्फाइड, और एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये टेस्ट कराने से ये पता चल जाता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड अर्थराइटिस और नॉट। तो ये 2 टेस्ट होते हैं, इसको कहते हैं एंटी-सीसीपी और आरए फैक्टर। और दूसरा जो पहले मैंने मेंशन कर ही दिया, गाउट। तो गाउट में भी एक टेस्ट होता है, इसमें कहते हैं यूरिक एसिड की जांच करा लीजिए। यूरिक एसिड जनरली बढ़ा हुआ रहता है, और ये एडवाइसेस आम जनमानस तक पहुंच चुका है कि ऐसे कंडीशंस में प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें अगर किसी आदमी को डायग्नोस्ड हैं, लंबे समय से वो खाने पे कंट्रोल भी कर रहा है, यानी इसके बावजूद वो सफ़र कर रहा है, तो आके वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो अपने लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस भी लिए, मैं सारी नियमों को मान भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफ़र कर रहा हूँ। अब ये क्या सफ़रिंग मेरी लाइफ लॉन्ग रहेगी? क्या इससे मैं पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाऊँगा? क्या मैं इससे पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाऊँगा? तो इसके रिगार्ड में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मेडिकल साइंस के नॉलेज, क्योंकि मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और होम्योपैथ डॉक्टर को दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। वी विल हैव टू स्टडी मेडिकल साइंस इन ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ द केस। इसमें हम पूरी डायग्नोसिस करते हैं कि एक्चुअल ये पेशेंट किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज, इसमें कारण क्या है। एंड इसकी डायग्नोसिस के बाद हम आते हैं उसमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। एक प्रोबेबल हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, इसको कहते हैं संभावता ये हो सकता है। उसको कन्फर्म करने के लिए क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, और दोनों की रिपोर्ट को मैच करके अब उसके बाद में हम कन्फर्म कर देते हैं कि ये इसको ये बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो इतने पेशेंटों को देखने के बाद मुझे जो समझ में आई, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो बॉडी ने जनरेट किए हैं, इसके कहीं ना कहीं बॉडी का एक परिवर्तन आ रहा है। बॉडी की जो नॉर्मल हेल्दी हैबिट्स है, बॉडी की अपनी एक टेंडेंसीज है, एक रिदम है, एक होम्योस्टेसिस है, इसका अपना एक ओरिएंटेशन है। क्यों बॉडी डिसऑर्डर में जा रही है? व्हेन वी आर बॉर्न ऑर्डरली, जब हम लोग ऑर्डरली बॉर्न हुए हैं, हमारी सारी चीज़ें एक ऑर्डरली सीक्वेंसेस में हैं, एक एक एजिंग के प्रोसेस के साथ हम गुजर रहे हैं, और इसी एजिंग प्रोसेस में एक एक हमारे लिए क्या कहते हैं सपोर्ट सिस्टम है। हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस प्रॉपर टाइम पे है, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग्स हैं कि एक पार्ट मतलब च्यू करेगा, मैस्टिगेशन करेगा, एक पार्ट उसको क्या कहते हैं डाइजेशन के लिए फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में लेके जाता है, ब्रेक डाउन करके उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। डाइजेशन के बाद उसका प्रॉपर एसिमिलेशन होता है, मतलब उसका शोषण होता है। शोषण होने के बाद जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ले ली जाती हैं, जो बची हुई है वो बाहर निकाल दी जाती हैं। दिस इज़ ए कंप्लीट फ्रेमवर्क, ऐसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत अच्छे तरीके से ये ओरिएंटेशन या ये आर्किटेक्ट हमारे बॉडी में या एक फंक्शनिंग हमारे बॉडी में ऑपरेट होती है। देयर इज़ अ गुड ऑपरेशन एंड देयर इज़ अ साउंड ऑपरेशन जो बॉडी में चल रही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ें अगर बॉडी में हैं, सारी चीज़ें हमारे बॉडी में ऑर्डर में थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे बॉडी में ये डिसऑर्डर में चला गया? डिसऑर्डर में जाने के पीछे कई चीज़ें हैं। इसमें हमारी होम्योपैथी का जो पहला थ्योरी होता है वो होता है, जैसे आदमी एक रिदम में, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि शांत झील में जैसे पानी स्थिर होता है। अब ध्यान से देखेंगे कोई लहर नहीं है, कोई भी लहर नहीं रहती, एकदम शांत स्थिर है। आप उसके झील के अंदर में जो छोटे छोटे जीव हैं, अगर आप बढ़िया से देखोगे तो साफ़ पानी में वो नीचे के जीव दिख जाते हैं। अब आती है कि ऑल ऑफ ए सडन आपने देखा कि उसमें वेव जनरेट होनी शुरू होती है। वेव जब जनरेट हो रही है तो एक न्यूफाइट, एक छोटा बच्चा लहर को जब देखता है तो किनारे पे बैठ के बोलता है माँ लहर आ रही है। लेकिन एज़ वी आर पेरेंट्स, हम लोग बड़े हो गए, हम लोगों को मालूम है कि लहरें किनारे पे पैदा नहीं होती, लहरें हमेशा सेंटर टू पेरीफेरी आती हैं, मतलब केंद्र से परिध की तरफ आती हैं, जो बीच में पैदा होती हैं, और वो वहाँ से ट्रेवल करते करते कहाँ तक आती हैं, तालाब के किनारे पे आती हैं। अब ये किनारे पे पहुँचने वाली जो लहर है, अगर एक बच्चा है वो बोलता है अपनी माँ से इसको कैसे ख़त्म किया जाए, एक ऑप्शन ये भी है कि पानी को किनारे पे अगर पीट दिया जाए तो लहरें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या किनारे पे पानी को पीटने से लहरें ख़त्म होंगी? इट्स अ मोमेंट्री पैलिएटिव अप्रोच जो एलोपैथी या होम्योपैथी या कई सिस्टम में लोग करने की कोशिश करते हैं कि अभी ये सिम्टोमेटिकली एक मेडिसिन दे देते हैं
अभी की ये जो सिकनेस है, इसको पेन है, पेन किलर दे देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या वो ख़त्म होता है? नो, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि लहरें तो जनरेट सेंटर में हो रही हैं और वो आ रही है कहाँ? किनारे पे। नाउ द सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन, उसका प्रॉपर समाधान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लहरों का रूट है, जो जहाँ पे उनकी ओरिजिन हो रही है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिकनेस जिसको कहते हैं, तो उसकी केंद्र जहाँ से वो पैदा हो रही है, अगर वहाँ पे हम जाके ये पता कर पाएँ कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वेव, ये लहरें पैदा हुई क्यों? क्योंकि झील तो शांत है, तो शांत झील में अचानक लहरें पैदा हुई क्यों? मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होगी, या तो लहर में कुछ गिरी होगी, या तो समुद्र में कुछ या झील में कुछ गिरा होगा, या तो उसके अंदर कोई एक्टिविटी हुई होगी। तो अगर अंदर एक्टिविटी होती है तो कई बार हम देखते हैं कि छोटी एक पानी की मुर्गी रहती है, वो एक्टिविटी करती है, और वो एक्टिविटी ऐसे करती है कि एक बार वो एक्साइट करके वेव जनरेट करके फिर पानी के अंदर चली जाती है और लंबे समय तक वो दूर रहती है, डूबी रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वेव चलते रहते हैं। ये एक हो गया फैक्टर। तो हमारा मेन टारगेट अब यहाँ पे क्या होगा? क्या हम वेव को कंट्रोल करेंगे? नहीं, हमारा फोकस होगा वो एक्टिविटी जनरेटर जिसके कारण ये वेव जनरेट में, हम उस पर काम करेंगे। एंड दूसरा फैक्टर होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जहाँ पे ऊपर से कुछ गिर रहा है, तो इसी में कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल कॉज, या एक्साइटिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज, या एक्साइटिंग मेंटेनिंग और फंडामेंटल कॉज, जो हमारे होम्योपैथी का पार्ट हो जाता है। कैसे एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज? मतलब कुछ ने एक्साइट किया, एंड यही मेंटेनिंग कॉज के रूप में भी है। जैसे वो मुर्गी ने वेव जनरेट की, अब वो अंदर घुस गई, फिर निकल रही है, फिर ऐसे कर रही है, मतलब वो एक्साइट भी कर रही है और कंटिन्यूसली उसको क्या किए जा रही है? मेंटेन किए जा रही है। तो इस फैक्टर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुर्गी को हटाना पड़ेगा, या ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस वेव का कारण है। अब इस वेव को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अप्रोच क्या है? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे टू काउंटर वेव? इसको ख़त्म करने का तरीका क्या होना चाहिए? हम इन्हीं वेव को काउंटर करते हुए, इन्हीं वेव को पकड़ के अगर सेंटर में जाने की कोशिश करें जहाँ से ये जनरेट हो रही हैं, और उन फैक्टर्स पे काम करें, उनको अगर स्टॉप कर दें, ये वेव्स हमेशा के लिए क्या होंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो ये होना चाहिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अप्रोच। अब हमारे पास जो केसेस है, तो पहली चीज़ कि एक आदमी हमारे पास लेके आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उसके बाद में उसकी एज एक लॉन्ग एजिंग प्रोसेस से वो गुजर रहा था। चलो ठीक है, एजिंग प्रोसेस में ये होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एजिंग प्रोसेस में वो मोर और लेस उसके पैरों में थोड़ा बहुत दर्द रहता ही था, वो उसको मालूम है, वो थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता था, कैल्शियम के टैबलेट ले रहा है, लेकिन अचानक ऑल ऑफ ए सडन उसकी क्या हुए? पेन बढ़ गए। तो पेन क्यों बढ़े? जब उससे पूछा गया कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी? नो डॉक्टर साहब, सब तो सही चल रहा था, पैरों में थोड़ा दर्द रहता ही था। मैंने कहा फिर ऐसे अचानक कैसे दर्द बढ़ गया? नाउ वेव हैव बीन जनरेटेड, लहरें पैदा हो चुकी हैं, लेकिन लहरों का कारण क्या है? कंटिन्यूस लहर आ रही है। सर सब बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी सोसाइटी को ये मालूम नहीं है कि भावनात्मक स्तर पे जो चोट पहुंचती है या अंतर्मन में जो भी दिक्कतें होती हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर में भी प्रभाव डालती है। इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इन द सेंस, साइको मतलब होता है ब्रेन, सोमा मीन्स होती है बॉडी। तो मस्तिष्क में उत्पन्न कोई भी अगर एक प्रकार का विकार हो जो अपने शरीर पे अपना प्रभाव डाल रहा हो, इसको कहते हैं हम लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, ही वॉज ए राइटियस पर्सन, अपब्रिंगिंग उनकी अच्छी हुई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ जर्नी उन्हें राइट रॉन्ग का बहुत अच्छा नॉलेज था। गलत चीज़ें वो नहीं बर्दाश्त करते थे, जहाँ भी कुछ गलत होता था सबसे पहले वो विरोध करते थे। ही वॉज हैविंग ए टेंडेंसीज टू अपोज, जहाँ उनको वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलीव करते थे। आप अपने हिस्से का लो, मुझे मेरे हिस्से का दो, और जो जिसके हिस्से का है वो उसको वापस कर दो। अभी सोसाइटी कैसी हो गई? ये हमारा है, तुम्हारा वाला भी मेरा है, और उसको तो हम देंगे ही नहीं। नाउ दिस इज़ द मोड ऑफ अप्रोच। पीपल आर हैविंग मोर एंड मोर ग्रिड, and there in order to satisfy their greed they are applying their forces
अपना पावर अप्लाई कर रहे हैं या मैनिपुलेशन से चीटिंग में जा रहे हैं। तो इनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी और इनको झूठ बोलना भी पसंद नहीं था। कि इन्होंने लाइफ में सफरिंग देखी थी और लाइफ में राइट एंड रॉन्ग का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देखने की कोशिश की थी और उसको लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश की थी। बहुत छोटे थे तो उस समय ही इनका डेवलपमेंट ऐसे हुआ कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से इनको डिप्राइव रखा गया। जो इनका राइटियस अप्रोच होना चाहिए था, जो इनके हिस्से में जेन्युइन आना चाहिए था, उसको भी जो उनके चाचा होते थे या उनके मतलब फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों ने उनके हिस्से को ले लिया था। अब इसकी वजह से इनमें एक रेबेलियस एटीट्यूड डेवलप हुआ। रेबेलियस होने के साथ साथ ये एनार्किस्ट होते गए। इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जो भी चीज़ें इनको लगती थी कि सही नहीं है, उसके अगेंस्ट में जाके खड़े होते थे। ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही थी एंड इट वाज ए वेरी गुड मैन। समाज में जो चीज़ें चलती रहती थी, विरोध करते रहते थे। इन ड्यू कोर्स एक स्टेज आता है जहाँ पे इनके घर में ही कुछ रॉन्ग होता है। इनको मालूम है कि ये रही सही नहीं है। बच्चे इनके क्या करते हैं, कोई रॉन्ग एटीट्यूड या रॉन्ग अप्रोच लेना शुरू करते हैं। ये आदमी राइटियस पर्सन था, सही और गलत चीज़ों को जानता था और उसने पूरी ज़िंदगी भी इसी सिद्धांत पे जी थी कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, सोसाइटी में गलत नहीं होने दूँगा। लेकिन जब अपने बच्चे ने इस तरह की एटीट्यूड अपनाई, उसने चीट किया है किसी आदमी को, तब इनको लगा कि नाउ देयर इज़ नो मोर, कुछ करने लायक नहीं है। एक ऑल पावर हैज़ गॉन, सारे पावर ख़त्म हो चुके हैं। नाउ एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा निर्माण होता है अपना बच्चा। तो अपना बच्चा ही उस स्तर पे चला जाए और वही रॉन्ग करना शुरू कर दे, तो सेल्फ कंडेमनेशन मतलब खुद के प्रति एक रिप्रोच डेवलप होता है। इसमें आदमी खुद को ही गाली मारना शुरू कर देता है। जैसे अभी मुझे उल्टी आ रही है, ठीक है, मैं उल्टी बाहर करूँगा, लेकिन अब उल्टी बाहर नहीं करके अंदर ही कर दूँ। ये थूकने का मन कर रहा है, कफ आ रहा है या मुझे म्यूकस निकल के आ रहा है, म्यूकस में क्या करूँगा, बाहर थूकूँगा। वो बाहर नहीं थूक के मैं अगर अंदर थूकूँगा तो मेरे अंदर क्या होगा, मेरी बॉडी क्या करेगी, मुझसे रिवेल करेगी, मुझसे विद्रोह करेगी। ये तुमने ये गंदी चीज़ मेरे अंदर क्यों डाली, ये मेरे अंदर क्यों डाली। एंड दिस वॉज द कॉज, द अनजस्ट बिहेवियर, जो अन्यायपूर्वक चीज़ों को समाहित कर लेना या अपने अंदर दबा लेना या कहते हैं ना कि निगल जाना, यही इनका कारण था। इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हुई। वो हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। जैसे ही वो मेडिसिन पड़ी, 70 to 80% उनके जॉइंट्स में जो पेन था, स्वेलिंग था, स्टिफनेस थी, वो रिड्यूस हुई। अब आता है कि ये जो स्वालोइंग हुआ, ये जो निगल जाना हुआ, इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। एक होता है आदमी को पसंद नहीं था और फोर्सफुली उसने क्या किया, उसको सप्रेस किया। तो सप्रेशन भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सप्रेशन सिर्फ ऑलवेज एलोपैथिक अप्रोच या बाहर से कोई मेडिसिन के द्वारा सप्रेशन किया गया, दैट इज़ नॉट। सप्रेशन कई बार हमारे अंतर्मन में उठने वाले जो भावनाएं हैं उनका भी होता है। जैसे इसको कहते हैं अबॉर्ट करना, इसको मतलब मार डालो, दफन कर दो। अब ऐसे ही समझ लीजिए मैं पान खा के बैठा हूँ, मैं पेशेंट देख रहा हूँ, एक डॉक्टर हूँ, पान खा ही सकता हूँ कभी कभी। लेकिन अब हमारे सीनियर्स आ गए, हमारे गुरुजन आ गए, तो गुरुजन के सामने तो हम पान नहीं खा सकते। अब मैंने वो पान मतलब वो बस मेरे बगल में आके खड़े हो गए, पान का पूरा पिक मेरे मुंह में भरा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, अब मैं उनके सामने देखने के पहले पान थूकूं कहाँ, ये मेरे अंदर क्वेश्चंस आ गया। और उस थूकने के साथ साथ एक और चीज़ डेवलप हुई, और वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड गुरुजन है, मैंने क्या किया, पान की पिक को अंदर ही थूक दिया, निगल लिया। मैंने तो अपना काम कर दिया, रिस्पेक्ट बची रही, उनकी निगाह में मैंने ग्रेटिट्यूड भी मेंटेन कर लिया। लेकिन मेरे बॉडी ऑर्गन अब क्या करेंगे, दे नो दैट इट इज़ नॉट राइटियस, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये पान का पुक यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको बाहर जाना चाहिए था। अब वो रिवेल करना शुरू करते हैं एंड बॉडी इन ए स्टेट ऑफ टर्मोइल चली जाती है। लाइकवाइज सप्रेशन ऑफ इमोशंस क्या होता है, जब हमारे अंदर कोई विचार आ रहे हैं,
हम ह्यूमन बीइंग या तो लव में अपना अफेक्शन शो करते हैं, प्रेम और स्नेह की परिभाषा दिखती है। ऐसे जानवर भी हैं अपने प्रेम और स्नेह को एक्सप्रेस करते हैं। कोई कुत्ता आपको अगर पसंद करता है तो आपको देखते ही वो पूंछ हिलाएगा। ही नोज़ इज़ द राइट पर्सन एंड ही इज़ लविंग एंड केयरिंग फॉर मी। तो आपको देखते ही उसकी आंखों में एक स्नेह आ जाएगा। अब घृणा अगर होगी, वो जानता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसकी आंखों में भी एक घृणा डेवलप होगी। सो ईच एंड एवरीथिंग बॉडी में जो है जनरेट होती है एज ए इमोशंस, जो भावनाओं के रूप में, उनका अपना एक मैनिफेस्टेशन होता है। या आपको लग रहा है कि ये सही है, उसके प्रति आपका जो अप्रोच होगा बहुत कम वो आएगा। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है ये गलत हो रहा है, ये आदमी सही है, इसके साथ जो आचरण हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये उसका हिस्सा है, कोई और खा रहा है, या उसके हिस्से की चीज़ें उसको ज़बरदस्ती कोई दूसरा मैनिपुलेट कर ले रहा है, उसके साथ बेईमानी कर रहा है, वहाँ पे बॉडी क्या करती है? अगर एक राइटियस पर्सन होगा तो बॉडी में आएगा इमोशंस और डिफेंस लेगा, नो दिस कैनॉट बी, ये अनजस्ट बिहेवियर है। लेकिन प्रेशर, सर्कमस्टांसेस और ऐसी सराउंडिंग्स बनी, ऐसी परिस्थिति बनी कि उसने क्या किया, उसको अंदर ही अंदर निगल लिया। अब अगर वो निकलना शुरू करेगा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी सिम्टम्स या बॉडी में एक टर्मोइल फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये टर्मोइल कब तक वेव जनरेट करेगा? जब तक कि उसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज ना किया जाए। अब ये चीज़ें तो दिखती नहीं है, तो भावनाओं को कोई देख सकता है? इट कैन बी फेल्ट, इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जैसे अभी गर्मी है, कोई बोले गर्मी दिखाओ, महसूस हो सकती है, दिखाया नहीं जा सकता। हवा है, उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो क्या दिखती है? नहीं। तो प्यार और इमोशंस हैं, या आपको अन्यायपूर्वक किसी ने बेईमानी की है, ये आपको अंदर ही अंदर चल रहा होगा, ये आप क्या दिखा सकते हो? या आप पूरी सिनेरियो का वीडियो बनाओ तो पॉसिबल है, लेकिन आप फील तो कर रहे हो। सो ये चीज़ें उसकी बॉडी में जो डिजेनरेटिव डिजीज़ थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका कारण थी। इनके ऐसे ब्यूटीफुली सेंटर में जाके काम किया गया और पेरीफेरी में जो डिजीज़ सेटअप हुई थी वो पूरी तरह से ऑर्डर में आ गई।